Welcome everyone. I, Dr. Anjali Saxena, welcome you all. Dear learners, today I am here to solve all type of numerical problems related to engineering chemistry of AKTU syllabus. I will cover this video in two parts. In first part, I will discuss all formulas related to engineering chemistry of AKTU syllabus unit wise, and I will give you a sheet of numerical also. So try to solve this. And in second part, I will discuss the solution of these numerical problems. So let's start the video. डियर लर्नर्स, न्यूमेरिकल्स जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का पेपर होता है दैट इज अ थियोरिटिकल पेपर. इसमें 70 to 75% हमारी थ्योरी रहती है, जबकि 25 से 30% तक न्यूमेरिकल्स रहते हैं. ये न्यूमेरिकल 2 मार्क्स के पार्ट में भी यानी कि सेक्शन ए में भी दिखाई देते हैं, सेक्शन बी और सी में भी कवर होते हैं. कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं न्यूमेरिकल के जो आते ही आते हैं, जैसे कि लाइम सोडा का न्यूमेरिकल इन जनरल पेपर में मिलता ही मिलता है. तो हम क्या करने जा रहे हैं, अपने इस पार्ट में हम सारे फॉर्मूले डिस्कस करने जा रहे हैं और मैं एक न्यूमेरिकल की शीट आपको प्रोवाइड करूंगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और जिसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है. टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, आप वहां से भी जा सकते हैं. तो आइए डिस्कस करते हैं फॉर्मूलाज. सबसे पहले डिस्कस करते हैं यूनिट 1 के फॉर्मूला. यूनिट 1 पूरे तरीके से थ्योरेटिकल का यूनिट है. इसमें अगर हम देखें तो सेक्शन ए में O2, O2 प्लस और O2 माइनस या N2, N2 प्लस, N2 माइनस, CO का केस और NO के केस ऐसे हैं जिन पे 2 नंबर का क्वेश्चन आपका अरेंजमेंट का आ सकता है. अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, इस तरीके से. तो अगर देखें तो इसमें इस टाइप का न्यूमेरिकल तो आता है, लेकिन एक और न्यूमेरिकल जो पॉसिबल है वो है एटम इकोनॉमी का न्यूमेरिकल, जिसपे अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है. एटम इकोनॉमी इज द परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल विच इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. तो एटम इकोनॉमी कैसे निकाला जाता है, इसमें हम फॉर्मूला वेट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट लेते हैं और हम इसको डिवाइड करते हैं फॉर्मूला वेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स इनटू 100. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एटम इकोनॉमी. यूनिट 1 में इसके अलावा कोई भी और फॉर्मूला नहीं है. अगर न्यूमेरिकल आया यूनिट 1 में, एक कंपलसरी क्वेश्चन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अरेंजमेंट का रहता ही है. एटम इकोनॉमी का क्वेश्चन बन सकता है एक अच्छे पेपर में. आइए डिस्कस करते हैं कि यूनिट 2 के फॉर्मूले. यूनिट 2 भी जैसे कि आप जानते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्टीरियो केमिस्ट्री का बना हुआ यूनिट है. स्पेक्ट्रोस्कोपी के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं कि आपका नंबर ऑफ ट्रांजिशंस निकालना यूवी एक्टिव कंपाउंड में, या यूवी एक्टिव और इनएक्टिव कंपाउंड का निकालना, या आईआर का न्यूमेरिकल आना, या फिर आपके किसी भी एनएमआर एक्टिव कंपाउंड में नंबर ऑफ सिग्नल्स निकालना या एनएमआर स्पेक्ट्रम प्रेडिक्ट करना, जो कि हम अपने 2 मार्क्स के क्वेश्चन में डिस्कस भी कर चुके हैं. तो यहाँ हम थियोरिटिकल क्वेश्चन पर बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर न्यूमेरिकल्स पर फोकस कर रहे हैं. तो न्यूमेरिकल जो बनता है वो लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ पर बनता है. लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ का फॉर्मूला है A इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन CL. यहाँ पर A क्या है, A है हमारा एब्जॉर्बेंस, एप्सिलॉन है एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट, C है कंसेंट्रेशन और L है पाथ लेंथ या थिकनेस ऑफ द सैंपल. यहाँ पर A है एब्जॉर्बेंस. A को निकालने का एक और फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया जा सकता है log I0 अपॉन IT. I0 है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जबकि IT है इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन. तो आपको इस तरीके से बताया जा सकता है कि आपसे कहेगा कि भाई 20% लाइट ट्रांसमिट हुई, तो 100 में से 20 लाइट ट्रांसमिट हुई, log 100 अपॉन 20. यहाँ से A की वैल्यू निकालेंगे और A की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे. क्वेश्चन में हमें इन 3 में से कोई 2 चीज पहले से दी हुई होंगी और जो हमें लास्ट वन होगा उसको हमें फाइंड आउट करना होगा. ये न्यूमेरिकल हमने अपने 2 मार्क्स के क्वेश्चन में सॉल्व भी किया है. इसमें एक और फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं. कभी हमसे एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट पूछा जाता है, कभी हमसे मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट पूछा जाता है. तो जब हमसे मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट पूछा जाता है तो हम कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देते हैं. उस केस में ये मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट कहलाता है. तो हमें मॉलिक्यूलर मास प्रोवाइड किया जाएगा और हमसे मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट भी पूछा जा सकता है. आइए, ये केवल एक मात्र फॉर्मूला है यूनिट 2 का न्यूमेरिकल का. डिस्कस करते हैं यूनिट 3 के फॉर्मूले. यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोरोजन और सीमेंट से बना हुआ चैप्टर है.
कोरोजन और सीमेंट में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिक्स के नाम पर नर्स्ट इक्वेशन का न्यूमेरिकल आता है। तो नर्स्ट इक्वेशन में आप जानते हैं फॉर्मूला एक ही है नर्स्ट इक्वेशन का, E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। हियर E नॉट इज द पोटेंशियल ऑफ सेल, n is the number of electron transferred, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। तो यहां से आप किसी भी सेल का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। यहाँ पर इसमें एक और फॉर्मूला अटैच होता है, ई नॉट निकालने के लिए पोटेंशियल ऑफ कैथोड में से पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस किया जाता है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, इसे हम निकालते हैं। आइए मूव करते हैं अपने अगली यूनिट की तरफ, यूनिट 4, जो कि फुल ऑफ न्यूमेरिकल्स है। ये 2 चैप्टर की बनी हुई है, एक है वाटर ट्रीटमेंट और एक है फ्यूल। तो ये तो फुल ऑफ न्यूमेरिकल्स है, पूरे मार्क्स इससे अच्छे स्कोर किए जा सकते हैं अगर इस यूनिट को हम अच्छे से तैयार कर लें। ये पूरा कॉम्बिनेशन है, इसमें जो भी मेथड्स हैं उसमें डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स बहुत सारे हैं और न्यूमेरिकल भी बहुत सारे हैं। ये हमारे लिए बहुत स्कोरिंग यूनिट रहती है। तो चैप्टर वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वाटर ट्रीटमेंट के फॉर्मूले देखते हैं। यूनिट 4 फर्स्ट चैप्टर वाटर ट्रीटमेंट। इसका सबसे पहला फॉर्मूला जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है CaCO3 इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला है जो कि आपके हर एक न्यूमेरिकल में अप्लाई होगा वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड। इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको अमाउंट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट लिखना होता है, जिसका भी आप कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं वो कितनी मात्रा में, कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, इनटू CaCO3 इक्विवेलेंट करते हैं आप। इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम कार्बोनेट का जो निकलता है वो होता है आपका 100/2, 100 इसका मास है अपॉन 2 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। जो भी जिसका भी आप इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं CaCO3 का, उसका इक्विवेलेंट वेट आपको यहाँ पर रखना होता है। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाए? इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए फॉर्मूला है, आप जिसका भी इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हैं उसका मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास लिखिए और उसे n से डिवाइड करिए। n एक फैक्टर है जिससे डिवाइड किया जाता है, बट n फैक्टर इस बात पर डिपेंड करता है कि आप एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं कि बेस का इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं या सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं या आयन का इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं। इन केस ऑफ एसिड n फैक्टर होता है नंबर ऑफ H प्लस आयन, जैसे कि HCl में 1 H है, H2SO4 में 2 H है, H3PO4 में 3 H है। तो इनका नंबर जो इनका n फैक्टर होगा वो 1, 2, 3 रेस्पेक्टिवली होगा। इसी तरीके से बेस में जो n फैक्टर होता है दैट इज नंबर ऑफ OH माइनस आयन, जैसे कि NaOH का अगर आप इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो वो उसका वेट जो कि है 40/1, क्योंकि इसमें OH का नंबर 1 है। अगर आप CaOH का होल ट्वाइस का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो इसमें आपको CaOH के होल ट्वाइस का मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2 करना होगा, तब आप उसका इक्विवेलेंट वेट निकाल पाएंगे। वहीं अगर आप किसी सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको उसके मॉलिक्यूलर मास में वैलेंसी ऑफ कैटायन से डिवाइड करना होगा। आयन का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आयन जिसका भी है, जैसे कि H प्लस है तो उसका वेट 1 होता है और 1 चार्ज है उसके ऊपर तो 1 से डिवाइड करना है। मान लीजिए आपका आ जाए Ca प्लस प्लस, तो Ca प्लस प्लस एक आयन है, Ca का वेट होता है, कैल्शियम का वेट होता है 40 और उस पर 2 चार्जेस हैं तो 2 से डिवाइड होगा। तो इस तरीके से इक्विवेलेंट वेट निकाला जाता है। तो ये जो स्लाइड इस वक्त आपको दिखाई दे रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला जरूर यूज होगा। और इवन आप अगर लाइम सोडा का न्यूमेरिकल कर रहे हैं और इस स्टेप पे आपकी गलती हो गई तो आगे आंसर आपका सारा गलत आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट। आइए मूव करते हैं अपने अगले फॉर्मूले की तरफ। अगला फॉर्मूला हमारा है टेम्परेरी हार्डनेस कैलकुलेट करने का। टेम्परेरी हार्डनेस कैलकुलेट करने के लिए जितने भी सॉल्ट टेम्परेरी हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं उनके CaCO3 इक्विवेलेंट कैलकुलेट किए जाते हैं और उन सबको ऐड कर दिया जाता है। नाउ पॉइंट इज दैट वो कौन से सॉल्ट हैं जो टेम्परेरी हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं। अगर आपको दिए हुए सैंपल में कैल्शियम बाइकार्बोनेट दिखाई देता है या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट दिखाई देता है या आयरन कार्बोनेट दिखाई देता है, ये 3 सॉल्ट जहां आएंगे जब आएंगे टेम्परेरी हार्डनेस प्रोड्यूस करेंगे। इसी तरीके से हम परमानेंट हार्डनेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जितने भी सॉल्ट परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं उनके CaCO3 इक्विवेलेंट वेट निकालिए और उनको ऐड कर दीजिए।
नाउ पॉइंट इज दैट वो कौन से सॉल्ट हैं जो परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं? तो अब वी नो क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। जब कभी भी कैल्शियम क्लोराइड हो या कैल्शियम सल्फेट हो या मैग्नीशियम क्लोराइड हो, मैग्नीशियम सल्फेट हो, ये सॉल्ट परमानेंट हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहां से आपको सेक्शन ए का पूरा दिखाई दे रहा है इस स्लाइड पर। सेक्शन ए में आपको टेम्परेरी परमानेंट हार्डनेस का न्यूमेरिकल मिल सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट तो आपको निकालना ही पड़ेगा, कैल्शियम इक्विवेलेंट तो आपको निकालना ही पड़ेगा। आइए मूव करते हैं अपने अगले फॉर्मूले की तरफ, जो कि है जियोलाइट का फॉर्मूला। जियोलाइट का फॉर्मूला ये मैंने दो तरीके से आपको पढ़ाया है। जियोलाइट के न्यूमेरिकल करने के लिए आप 3 स्टेप भी अपना सकते हैं, और उन तीनों स्टेप को मैंने इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पर फॉर्मूला है H इज इक्वल्स टू M इंटू V2 इंटू 10⁻³ इंटू 50 अपॉन 58.5 इंटू V1। अब ये क्या है? यहाँ पर H है हार्डनेस ऑफ द वाटर। आप जिस भी पानी की हार्डनेस या तो कैलकुलेट करना चाहते हैं या हार्डनेस आपको दी हुई है, उसको आप H से रिप्रेजेंट करेंगे। M इज द मास ऑफ NaCl इन V2 सॉल्यूशन। जैसे कि आप जानते हैं ब्राइन सॉल्यूशन से रीजनरेट किया जाता है, तो आपको सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि एग्जॉस्टेड जियोलाइट को रीजनरेट करने के लिए 20 लीटर NaCl सॉल्यूशन लगा, जिसकी स्ट्रेंथ 3 ग्राम पर लीटर थी। तो 3 ग्राम तो हुआ M, 3 ग्राम कितने लीटर में थी? 20 लीटर सॉल्यूशन लगा, तो V2 की वैल्यू हो गई 20। ठीक है, तो V1 है वॉल्यूम ऑफ वाटर, आप कितने वाटर को सप्लाई किया है आपने जियोलाइट लेयर पर। V2 है वॉल्यूम ऑफ NaCl सॉल्यूशन। तो ये है फॉर्मूला जिससे आप जियोलाइट के न्यूमेरिकल करते हैं। आइए मूव करते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ, जो कि इसी चैप्टर का अगला फॉर्मूला है लाइम रिक्वायर्ड। डियर लर्नर्स, इसके लिए तो आपको टेबल याद करनी ही पड़ेगी। यहां पर लाइम रिक्वायर्ड का फॉर्मूला होता है 74/100 इंटू CaCO3 इक्विवेलेंट ऑफ लाइम रिक्वायर्ड सॉल्ट। अब आपको बहुत सारे सॉल्ट दिए हुए होंगे, उनकी रिक्वायरमेंट आपको याद होनी चाहिए, और वो क्या रिक्वायरमेंट है ये मैंने एक टेबल के थ्रू आपको पढ़ाया हुआ है। अगर आप उस टेबल को तैयार कर लेते हैं तो आपका ये चैप्टर बड़े अच्छे से तैयार होगा, और ये न्यूमेरिकल तो 100% आएगा ही आएगा। इसमें आगे फॉर्मूले में मूव करें तो है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन 10⁶, 100 अपॉन परसेंटेज प्योरिटी। तो 74/100 पहले आपको टेबल बनाइए, CaCO3 इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करिए। उसकी लाइम की रिक्वायरमेंट क्या है? जैसे कि मान लीजिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट है तो उसकी रिक्वायरमेंट L होती है, CO2 की रिक्वायरमेंट L होती है। मान लीजिए मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है तो उसकी रिक्वायरमेंट 2L होती है। तो ये टेबल हमें याद करनी पड़ती है। इसी तरीके से फॉर्मूला है सोडा रिक्वायर्ड का। तो सोडा रिक्वायर्ड के फॉर्मूले में है 106/100। दिस इज द वेट ऑफ Na2CO3 106 इंटू CaCO3 इक्विवेलेंट ऑफ सोडा रिक्वायर्ड सॉल्ट। तो जो भी सॉल्ट सोडा ऐश रिक्वायर्ड करते हैं उनके आपको CaCO3 इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना होगा, उस वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे। अब इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितने पानी के लिए आप सोडा रिक्वायर्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, अपॉन 10⁶ किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए दिया है, 100 अपॉन परसेंटेज प्योरिटी। हो सकता है जो सोडा ऐश आपको प्रोवाइड की हुई हो 95% प्योर हो, तो 100 अपॉन 95 आप पुट करेंगे। लेकिन अगर आपको प्योरिटी नहीं दी है तो आप उसको 100% प्योर मानेंगे। तो ये टेबल आप तैयार करिए, टाइम है अभी आपके पास, इस टेबल को आप जरूर तैयार करिए, ये क्वेश्चन आपको नंबर देकर जाएगा। तो इस तरीके से मैंने अभी तक 9 फॉर्मूले आपके साथ डिस्कस किए हैं, जहां हमने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 का वाटर ट्रीटमेंट का चैप्टर कवर कर लिया है। आइए मूव करते हैं अपने अगले चैप्टर फ्यूल की तरफ, जिसमें हमारा कोल फ्यूल की हमें स्टडी करनी है। यहाँ फ्यूल और कंबशन हमें एक्चुअली स्टडी करने हैं। कैलोरीफिक वैल्यू आप जानते हैं दो तरीके की होती है, हायर कैलोरीफिक वैल्यू और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। हायर का दूसरा नाम ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू भी होता है, जबकि लोअर कैलोरीफिक वैल्यू का दूसरा नाम नेट कैलोरीफिक वैल्यू भी होता है। हायर कैलोरीफिक वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है। हायर कैलोरीफिक वैल्यू को कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं, एक मेथड है थ्योरेटिकल मेथड और एक मेथड है प्रैक्टिकल मेथड। थ्योरेटिकल मेथड में हम क्या करते हैं, हमें जानते हैं कि जो भी कंबशन होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर का होता है। कार्बन की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम होती है। हाइड्रोजन की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो 34500 होती है। सल्फर की 2240 होती है।
तो अगर मुझे ये पता पड़ जाए कि भाई जब 1 किलोग्राम कार्बन का कंबशन होगा तो इतनी हीट रिलीज होगी, तो अगर मेरे फ्यूल में 3 किलोग्राम कार्बन है तो कितनी हीट रिलीज होनी चाहिए। अब हीट जो रिलीज हो रही है इसको हम निकाल सकते हैं, तो इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल मेथड। तो ये जो कहलाता है इस तरीके से जो हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम बोलते हैं ड्यूलॉन्ग्स मेथड। प्रैक्टिकल मेथड में हम फ्यूल लेते हैं और उसका कंबशन करके देखते हैं, और जिस मेथड को हम यहाँ अपनाते हैं उसे हम बोलते हैं बॉम्ब कैलोरी मीटर। तो ये एक प्रैक्टिकल मेथड है। यहाँ पर आप HCV दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन LCV तो कैलकुलेट करने का एक ही तरीका है जो कि है फॉर्मूला। तो HCV के आपको बहुत सारे फॉर्मूले दिखाई देने वाले हैं जो कि क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ड्यूलॉन्ग्स पूछा गया है तो आप HCV ड्यूलॉन्ग्स से निकालेंगे, थ्योरेटिकल मेथड से निकालेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के आपको आइडिया हो जाएगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला के सेक्शन ए के आपको सॉल्व कराए हैं 2 मार्क्स की वीडियो में, आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला, HCV इज इक्वल्स टू 1/100 80-80 कार्बन। अब जानते हैं आप 80-80 क्यों लिया है। 34-500 हाइड्रोजन माइनस ऑक्सीजन अपॉन 8 प्लस 2240 सल्फर। ये 1/100 परसेंटेज की वजह से कॉमन लिया है। अब अगर आपको मान लीजिए किसी सैंपल में 80% कार्बन दिया जाए तो आपको यहाँ सिर्फ 80 पुट करना है। मान लीजिए आपको हाइड्रोजन 7% दिया जाए तो आप 7 पुट करेंगे, 7/100 पुट नहीं करेंगे। इस तरीके के न्यूमेरिकल में 2 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो आपको ऑक्सीजन दी हुई होगी फ्यूल में कितनी है, या ऑक्सीजन नहीं दी हुई होगी। अगर ऑक्सीजन दी हुई है तो आपको जो दिया है बिल्कुल इजी सवाल दिया है, रख दीजिए। अगर आपके फ्यूल सैंपल में सल्फर है तो रखिए, वरना 0 हो जाएगा ये वाला फैक्टर जो सल्फर से रिलेटेड फैक्टर है। लेकिन अगर आपको ऑक्सीजन नहीं दी है तो आपको फ्यूल में जो भी दिया है, अगर आपको मान लीजिए कार्बन दिया है, हाइड्रोजन दिया है, नाइट्रोजन दिया है, सल्फर दिया है, ऐश दिया है, मॉइस्चर दिया है, जो भी दिया है उस सबको ऐड करिए, 100 में से माइनस करिए, अगर कुछ बचता है तो वो ऑक्सीजन है। तो ये क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। ऑक्सीजन आपको सवाल देखते ही समझ में आ जाएगा, ये ड्यूलॉन्ग का है, कार्बन हाइड्रोजन सल्फर की परसेंटेज दी हुई होगी। उसके बाद आपको देखिए आपको ऑक्सीजन दी हुई है या नहीं। अगर दी हुई है तो वैल्यू पुट करिए, नहीं दी हुई है तो पहले ऑक्सीजन निकालिए। आइए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है बॉम्ब कैलोरी मीटर का फॉर्मूला। HCV इज इक्वल्स टू कैपिटल W प्लस स्मॉल w इंटू डेल्टा T अपॉन x। यहाँ पर ये क्या है, कैपिटल W है अमाउंट ऑफ वाटर, आपके बॉम्ब कैलोरी मीटर में कितना वाटर लिया गया है। स्मॉल w है वाटर इक्विवेलेंट, कितना वाटर इक्विवेलेंट है, वाटर इक्विवेलेंट। डेल्टा T टेम्परेचर का डिफरेंस है कि जब आपने फ्यूल का कंबशन स्टार्ट किया था तब टेम्परेचर कितना था और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना अटेन हुआ। x का अमाउंट ऑफ द फ्यूल। तो इस तरीके से आप हायर कैलोरीफिक वैल्यू निकाल सकते हैं। डियर लर्नर्स, बहुत सी बार बॉम्ब कैलोरी मीटर में पहले दिया होता है कि भाई कार्बन इतने %, हाइड्रोजन इतने %, सल्फर इतने %, और जब इस फ्यूल का कंबशन बॉम्ब कैलोरी मीटर में किया गया तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे परसेंटेज देखकर ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला की तरफ चले जाते हैं। अगर आपके सवाल में बॉम्ब कैलोरी मीटर का एक भी डेटा दिया हुआ है, बॉम्ब कैलोरी मीटर का कोई भी डेटा दिया हुआ है, तो आप बॉम्ब कैलोरी मीटर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू निकालने का। अब यहाँ पर बॉम्ब कैलोरी मीटर के 2 तरीके के फॉर्मूले हैं, एक तो है विदाउट करेक्शन और एक है विद करेक्शन। हम जानते हैं बॉम्ब कैलोरी मीटर में 4 तरीके के करेक्शन किए जाते हैं रिजल्ट की एक्यूरेसी को गेन करने के लिए। तो पहला है कूलिंग करेक्शन, फ्यूज वायर करेक्शन, एसिड करेक्शन, कॉटन थ्रेड करेक्शन। इसमें से केवल कूलिंग करेक्शन ऐसा है जो कि प्लस होता है, बाकी सारे के सारे करेक्शन माइनस होते हैं। तो यहाँ पर करेक्शन का न्यूमेरिकल कई बार से आ रहा है बॉम्ब कैलोरी मीटर का, तो आपको ये फॉर्मूले तैयार होने चाहिए। लेकिन LCV का तो हमारा एक ही फॉर्मूला है, LCV इज इक्वल्स टू HCV माइनस 0.09 इंटू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। केवल ये एकमात्र फॉर्मूला है LCV का, LCV निकालने को आती ही आती है। तो आपको हायर कैलोरीफिक वैल्यू आप फर्स्ट स्टेप से निकाल के लाओगे, चाहे तो आप ड्यूलॉन्ग से निकाल के लाओगे या फिर बॉम्ब कैलोरी मीटर से निकाल के लाओगे। बॉम्ब कैलोरी मीटर से भी हो सकता है, या तो आप विदाउट करेक्शन वाले फॉर्मूले से निकाल के लाओ या फिर आप विद करेक्शन वाले फॉर्मूले से निकाल के लाओ, लेकिन LCV तो आपको ऐसे ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लेटेंट हीट ऑफ स्टीम
सवाल में अगर नहीं दी हुई हो तो जो वैल्यू आपको पुट करनी है वो है 587 कैलोरी पर ग्राम, और अगर आपको दी हुई है 580 दी हुई है या जो भी दिया हुआ है तो जो दिया हुआ है वो आप पुट करेंगे। ये है आपके कैलोरीफिक वैल्यू के क्वेश्चन। मूव करते हैं अगले पार्ट की तरफ जो कि है एनालिसिस ऑफ फ्यूल। एनालिसिस दो तरीके का होता है, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस एंड अल्टीमेट एनालिसिस। तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस थ्योरी की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, हालांकि अब तो अल्टीमेट भी पूछ लिया गया है, पहली बार थ्योरी की फॉर्म में पूछा गया था लेकिन पूछा जा चुका है। लेकिन प्रॉक्सिमेट एनालिसिस आपसे थ्योरी की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस से जो आप डिटर्मिनेशन करते हैं वो है मॉइस्चर, वॉलेटाइल मैटर, ऐश और फिक्स कार्बन। तो देखिए जरा, आप जिसको थ्योरी आती होगी उसे न्यूमेरिकल भी कर लेगा। तो क्या होगा, मॉइस्चर कैसे निकाला जाता है, लॉस इन वेट एट दिस टेम्परेचर 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन वेट ऑफ कोल टेकन इनटू 100। अगला फॉर्मूला है आपका परसेंटेज ऑफ वॉलेटाइल मैटर। वॉलेटाइल मैटर में देखिए, मान लीजिए जैसा आपने x ग्राम फ्यूल लिया, x ग्राम फ्यूल का आपने यहाँ पर कंबशन किया तो आपको 100 से 110 पे मान लीजिए आपको y ग्राम मिला। तो यहाँ पर जो लॉस इन वेट हुआ था वो हुआ था x माइनस वाई। अब आप y वेट से आगे बढ़े और आप सेकंड स्टेप में आए वॉलेटाइल मैटर निकालने के लिए। वहां पे आपने 925 से प्लस माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया मफल फर्नेस में कवर्ड लिड के साथ अपने फ्यूल को किसी क्रूसिबल में। तो मान लीजिए आपको वेट मिला z, तो यहाँ पर लॉस इन वेट होगा z माइनस वाई अपॉन वेट ऑफ कोल टेकन। कोल तो आपने अगर 1 ग्राम लेके चले हो तो 1 ग्राम ही रहेगा हमेशा, इनटू 100। अगला फॉर्मूला है आपका परसेंटेज ऑफ ऐश। परसेंटेज ऑफ ऐश निकालने के लिए वेट ऑफ रेजिड्यू लेफ्ट एट 750। अब आप जब z के साथ आगे गए तो z से आगे जाने पे सपोज आपको a मिला, तो यहाँ पर a अपॉन 1 ग्राम इंटू 100 परसेंटेज ऑफ ऐश। अगला फॉर्मूला है आपका परसेंटेज ऑफ फिक्स कार्बन। फिक्स कार्बन निकालने के लिए 100 माइनस परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, वॉलेटाइल मैटर और ऐश, इनको ऐड करके इनकी परसेंटेज को और 100 में से माइनस कर दीजिए। अब देखिए, आइए अल्टीमेट एनालिसिस के न्यूमेरिकल की तरफ। अल्टीमेट को हम एलिमेंट्री एनालिसिस भी कहते हैं। इसमें हम कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितना है हमारे फ्यूल सैंपल में उसको निकालते हैं। तो कार्बन जो निकाला जाता है वो CO2 की फॉर्म में निकाला जाता है। कार्बन किसकी फॉर्म में निकालते हैं आप, CO2 की फॉर्म में। CO2 का अगर आप वेट देखो तो 12 प्लस 32 जो कि निकल कर आएगा 44। 44 में से कितने पार्ट आपके कार्बन के हैं, 12। तो इसका फॉर्मूला है 12 अपॉन 44 इंटू इंक्रीज वेट ऑफ KOH ट्यूब। CO2 को KOH में एब्जॉर्ब करा लेते हैं। मान लीजिए ये आपका फ्यूल है, फ्यूल का कंबशन करा, जब कंबशन किया तो इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तो जितना कार्बन होगा वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको KOH में एब्जॉर्ब करा लेंगे, इसका वेट बढ़ गया होगा, जो भी बढ़ा होगा, इंक्रीज हुआ होगा वो CO2 के कारण होगा। ऐसे ही जो हाइड्रोजन है वो H2O में कन्वर्ट होगा, ये H2O को एनहाइड्रस CaCl2 में एब्जॉर्ब करा देंगे तो इसके कारण इसका वेट इंक्रीज हो गया होगा। जो सल्फर है उसको सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फेट की रिएक्शन BaCl2 से करा देंगे, जब रिएक्शन BaCl2 से कराएंगे तो बेरियम सल्फेट आ जाएगा। तो बेरियम सल्फेट में जो भी सल्फर है वो इस वक्त हमारे फ्यूल का है। तो इस तरीके से फॉर्मूले आते चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपका परसेंटेज ऑफ कार्बन का फॉर्मूला आप देख सकते हो, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 44 इंटू इंक्रीज वेट ऑफ KOH ट्यूब अपॉन वेट ऑफ कोल टेकन इंटू 100। आगे देखिए, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अब जानते हैं वाटर का होगा तो 2 अपॉन 18 इंटू इंक्रीज वेट ऑफ CaCl2 ट्यूब अपॉन वेट ऑफ कोल टेकन इंटू 100। इसी तरीके से परसेंटेज ऑफ सल्फर का देखिए 32 अपॉन 233 जो कि मॉलिकुलर मास है बेरियम सल्फेट का। वेट ऑफ बेरियम सल्फेट कितना बना, 3 ग्राम बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बना, 5 ग्राम बना, अपॉन वेट ऑफ कोल टेकन इंटू 100। अगला फॉर्मूला है नाइट्रोजन का। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू 1.4 इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड यूज्ड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड अपॉन वेट ऑफ कोल टेकन। आपका एक एसिड होगा, उसकी नॉर्मेलिटी कितनी यूज हुई, एक्सेस में लिया होगा 30 ml लिया होगा, लेकिन कुछ एसिड बच गया होगा जिसने अमोनिया को एब्जॉर्ब नहीं किया होगा। नाइट्रोजन का कभी भी कंबशन नहीं होता है, नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होती है। तो ये अमोनिया में कन्वर्ट होगी, इसको किसी एसिड में एब्जॉर्ब करा लेंगे तो ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगी, अमोनिया एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगी। तो अब क्या होगा, अब एसिड कितना बचा, हमने तो एक्सेस में लिया था, कितना बचा उसको हम बैक टाइट्रेशन से निकालेंगे। तो बैक टाइट्रेशन से निकालेंगे तो NaOH के साथ उसका न्यूट्रलाइजेशन करा देंगे। तो अब जितना बचा और जितना हमने लिया, हमने 30 ml लिया, मान लीजिए 5 ml आपका NaOH को न्यूट्रलाइज कर रहा है,
तो 25 ml हमारा यूज हुआ होगा एसिड। तो यहाँ पर इस तरीके से देखना होगा, और डिटेल्ड के लिए मैं अभी इसके न्यूमेरिकल डिस्कस भी करूंगी। आज मैं एक न्यूमेरिकल की शीट आपको प्रोवाइड करूंगी जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ की फॉर्म में अवेलेबल है, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जा सकते हैं। अगला फॉर्मूला होगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब आप जानते हैं 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऐश भी यहाँ पर ऐड होती है, जो कि प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के डेटा से आएगा। तो ये है एनालिसिस के न्यूमेरिकल। अब मूव करते हैं अपने लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, आते हैं हर 2-3 सेमेस्टर के बाद आते हैं और अभी पिछले पेपर में नहीं आया है। तो देखिए कंबशन ऑफ फ्यूल। कंबशन ऑफ फ्यूल के फॉर्मूले, कंबशन ऑफ फ्यूल के न्यूमेरिकल हैं कि भाई फ्यूल का कंबशन करेंगे तो कितनी ऑक्सीजन चाहिएगी। अब ऑक्सीजन हमारी एयर में बाई वेट भी प्रेजेंट है, बाई वॉल्यूम भी प्रेजेंट है, लेकिन ये ऑक्सीजन तो कहाँ से आ रही है, बाई वेट या बाई वॉल्यूम, ये एयर से आ रही है। तो दो तरीके के क्वेश्चन हो गए कि कितना ऑक्सीजन चाहिए कंबशन के लिए फ्यूल के, या कितनी एयर चाहिए। अब इसमें फिर दो टाइप हो गए कि कितना वेट चाहिए या कितना वॉल्यूम चाहिए। तो ये 4 फॉर्मूले हैं। सबसे पहले तो है आपका अमाउंट या क्वांटिटी या वेट ऑफ O2 रिक्वायर्ड, जिसका फॉर्मूला है 32/12 इंटू कार्बन। अब यहाँ पे कार्बन आपको अगर 80% दिया है तो आप 80/100 रखेंगे, यहाँ कोई 100 कॉमन नहीं लिया हुआ है। 8 इंटू हाइड्रोजन माइनस ऑक्सीजन अपॉन 8। हाइड्रोजन अगर आपको 7% दिया तो 7/100 रखेंगे। ऑक्सीजन देखिए, सब कुछ ऐड करिए, 100 में से माइनस करिए, अगर कुछ आता है तो ऑक्सीजन है, या फिर ऑक्सीजन डायरेक्ट दी हुई होगी क्वेश्चन में। सल्फर हो भी सकता है सैंपल में या नहीं भी हो सकता है। तो इस फॉर्मूले से आप अमाउंट ऑफ O2 निकालते हैं। अब हमारी एयर में जो ऑक्सीजन होती है वो बाई वेट 23% होती है। तो अगर आपको अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड निकालनी है तो वेट ऑफ O2 कितना चाहिए अपॉन 23%। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो या तो ग्राम में आएगा, अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड पर किलोग्राम ऑफ फ्यूल। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो ग्राम में भी आ सकता है, किलोग्राम में भी आ सकता है। अब देखिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड। वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड, तो अभी हमारे पास वेट ऑफ O2 है, वेट को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। हमारे पास वेट ऑफ O2 है जिसे हम वॉल्यूम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो जब आप वेट को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके मॉलिक्यूलर मास से एनटीपी पर डिवाइड कर, तो आप 32 से डिवाइड करेंगे, 22.4 की मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप आंसर ग्राम में रख रहे होंगे तो आपकी यूनिट लीटर आएगी, और अगर आप किलोग्राम में रख रहे होंगे ये वेट तो ये मीटर क्यूब आएगा। तो ये लीटर पर मीटर क्यूब नहीं है, मैं ये यूनिट बता रही हूँ, या तो लीटर होगी या फिर मीटर क्यूब होगी। तो हमारी एयर में 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन 21 इंटू 100, इससे आपका एयर का वॉल्यूम आ जाएगा। या तो आपका आंसर मीटर क्यूब में आएगा या फिर लीटर में आएगा। ठीक, तो अब इसका एक और फॉर्मूला आप देख सकते हैं, वेट ऑफ एयर अगर आपको पता है, जो कि आपको यहाँ से पता है। ठीक है, तो एयर का मॉलिक्यूलर वेट होता है इतना 28.946 इंटू 22.4। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। तो मैंने आज की अपनी वीडियो में सारे फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, छोटे से छोटे फॉर्मूले जो कि यूज होते हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में। अगर आपके ये फॉर्मूले सारी तैयार हैं, 26 फॉर्मूले हैं टोटल, इसके बाहर कोई और फॉर्मूला नहीं है। अगर आप ये 26 फॉर्मूले तैयार कर लेते हैं तो आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो आप जो मैं न्यूमेरिकल शीट प्रोवाइड कर रही हूँ, न्यूमेरिकल शीट का PDF लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिसे आप देख सकते हैं, उसको आप सॉल्व करिए। मैं ये सभी न्यूमेरिकल जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ये 2023-24 ऑड और इवन सैम के आए हुए न्यूमेरिकल हैं। इनको सॉल्व करिए। मैं अपनी वीडियो के अगले पार्ट में इनके सभी आंसर्स के साथ इनका सॉल्यूशन डिस्कस करूंगी। अगर आपको इन वीडियोस से हेल्प मिली है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।